हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम लेक्चर नंबर 14, टॉपिक शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्बिटल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इसका साइन होता है लैम्डा। कई लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कई लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होती। वेव फंक्शन में इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होती, ये बस इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स का मैथमेटिकल फंक्शन रहता है। क्या लिख सकते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैथमेटिकल फंक्शन। अब अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे? और अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, जैसे 1s के लिए होता है, 2s के लिए होता है, 3s के लिए होता है, तो हम अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए देखते हैं। द प्लॉट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग द प्लॉट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग wave function as a function of r क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम देखते हैं फॉर 1s के लिए जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 13 देख के आइए, फिर यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू 0 है। और इसका ग्राफ प्लॉट कैसे होगा? यहाँ पर वेव फंक्शन स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर r का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये सीधा इस लाइन में अटैच हो जाएगा। ये है 1s का ग्राफ। अगर हमको जानना है फॉर 2s वाला ग्राफ, तो जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू जो रहेगी वो मान लो अभी के लिए 0 है। 0 और 1 होती है वो तो आपको भी पता है, लेकिन अभी मानते हैं कि l की वैल्यू 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, पहले ये ग्राफ इंक्रीज होगा, अचानक से एक पॉइंट पे डिक्रीज आएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ये इस टाइप का 2s का ग्राफ बनेगा। अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट, क्या? अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, उनका नाम था मैक्स बॉर्न। अब इनके अकॉर्डिंग क्या पता चला? द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, किसका फंक्शन है? ये वेव का फंक्शन है। एट ए पॉइंट गिव्स द probability density of the electron at that point. The variation of R for 1s and 2s, 1s के लिए क्या रहेगा? इसका वेरिएशन एज अ डिक्रीजिंग वाला फंक्शन बनेगा। यह हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना बताता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा, उस पॉइंट पे कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा एज अ स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन के लिए। 1s का ये ग्राफ है और 2s का हमारा क्या ग्राफ बनेगा? इंक्रीज़ करेगा, फिर अचानक से ये डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ करके नॉर्मल डिक्रीज़ हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि 1s और 2s की कर्व्स डिफरेंट है। क्या है यहाँ पर? कर्व्स
आर डिफरेंट, जो कर्व है वहाँ पर डिफरेंट है। तो 1s पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 1s की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो क्या है, मैक्सिमम है, और ये शार्पली फिर डिक्रीज हो जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ 2s पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले तो डिक्रीज कर रही है, फिर शार्पली क्या हो रहा है, ये ज़ीरो हो गई, डिक्रीज हो के यहाँ पर ज़ीरो हो गई, और फिर ये स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीज होने लग गई। आफ्टर रीचिंग स्मॉल मैक्सिमा, ये है हमारा मैक्सिमा, ये बहुत ही कम टाइम के लिए मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। फिर क्या हुआ, इसका जो ग्राफ था वैसे ही ज़ीरो हो गया, जैसे कि आपने पहले वाले इस 1s के ग्राफ में देखा। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू ज़ीरो इज कॉल्ड नोडल फंक्शन, या फिर हम इसको नोड्स भी कह सकते हैं। मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहाँ पर ज़ीरो हो रही है उस फंक्शन को हम नोडल फंक्शन कहते हैं, या फिर हम उसको नोड्स कहते हैं। तो द फंक्शन the region where this प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम अब से PDF बोलेंगे, ये वर्ड कई बार आएगा, रिड्यूसेस टू ज़ीरो इज कॉल्ड नोडल फंक्शन, नोडल फंक्शन, और इसको सिंपली हम नोड्स भी बोल सकते हैं। नोडल फंक्शन या सरफेस। इट इज़ फाउंड दैट कि जब ns ऑर्बिटल रहेगी तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो n-1 नोड्स रहेगा। दैट इज़, हम इससे क्या सीख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स जब इंक्रीज होंगी वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ n वो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2s लेते हैं, मीन्स ये ns है, n की जगह 2 है, तो जो नोड्स आएंगे वो n की जगह 2 लिखो, 2 - 1 नोड्स, दैट इज़ 1 नोड। इसी तरीके से अगर 3s के लिए हमको जानना है तो n की जगह 3 रख दो, 3 - 1 दैट इज़ 2 नोड्स, एंड सो ऑन आप सीख सकते हैं। सिंस दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड डायग्राम्स, इन डायग्राम्स में जो डेंसिटीज डॉट्स बने रहेंगे वही उस रीजन की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। जैसे कि 1s का जो ऑर्बिटल का ये डॉट्स है, चार्ज क्लाउड डायग्राम, इस डायग्राम को चार्ज क्लाउड डायग्राम बोलेंगे। ये 1s के लिए है और इससे बड़ा रहेगा हमारा 2s के लिए। जहाँ जहाँ पर ये डॉट्स रहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ये है चार्ज क्लाउड डायग्राम। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये हमें क्या बताता है? एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और क्या बताता है ये हमें? अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन for the shapes of orbitals
बाउंड्री सरफेस डायग्राम को हम कॉन्टूर सरफेस डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए, थोड़ा सा लार्ज बना लो। ये पूरा एक सॉलिड जैसा डायग्राम रहेगा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। यहाँ पर जो साई की वैल्यू रहती है, साई की वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, वो कांस्टेंट आती है। क्या आती है? कांस्टेंट। और इसको 90% गुड रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको 100% गुड रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मानते। तो इसका आंसर ये है कि जो साई स्क्वायर हैज़ ऑलवेज, मतलब जो ये साई स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो कहीं ना कहीं भले ही छोटी है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। दूसरी बात ये कि जो इसकी साइज़ रहती है, ये जो है ये सॉलिड है, मतलब ये रिजिड है, और रिजिड के लिए हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। बाउंड्री ऑफ एस ऑर्बिटल्स इन स्फीयर सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। यहाँ पर और ख़ासकर ये जैसे ये स्फीयर है, ये भले ही यहाँ पर सॉलिड दिख रहा हो लेकिन ये रियल में सॉलिड हो, लेकिन रियल में ये क्या है, सॉरी, ये 2D में 2 डायमेंशनल में स्फीयर सर्कल आपको दिख रहा होगा, स्फीयर सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3D में जो है वो क्या ऐसा नहीं रहता है। दैट इज़ वाई हम इसको 90% गुड रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। Thus we see that 1s and 2s orbitals are spherical in shape. ये जो इन लोगों का शेप है स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है। In reality, s orbitals are spherically symmetric. s orbitals क्या रहती हैं? spherically symmetric. सिमेट्रिक मतलब हम इसको यहाँ बीच से ऐसे काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, कहीं से भी। That is the probability of finding the electrons at a given distance is equal to all the directions. मतलब जो s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स हैं, उसकी संभावना बढ़ेगी तो शेल की भी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी, शेल नंबर। तो हम इससे क्या देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रहता है 4s, फिर 3s, फिर 2s, फिर 1s सिमेट्रिकल रहता है। इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर रहते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 2p, इसके लिए कहीं ना कहीं l की वैल्यू 1 रहेगी। तो इसका डायग्राम कैसे बन के आता है? इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। जो z है, यहाँ पर एक सर्कल, तभी ये कहीं ना कहीं हमको p ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, डम्बल शेप का। ये x वाली एक्सिस हो गई और y वाली एक्सिस यहाँ से ऐसे लाई करती बीच से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2px। सिमिलरली ऐसा एक डायग्राम बनेगा, ये x, ये z और y ऐसे लाई करेगा, तो इस वाले डायग्राम के लिए हम क्या बोलेंगे? 2py। और थर्ड वाले डायग्राम को हम कैसे, ये पूरा z एक्सिस पे रहेगा, तो इसको हम बोल देंगे 2pz। अगर हमको ऑर्बिटल्स निकालनी है तो एक फॉर्मूला पता होगा आपको, 2l+1, दैट इज़ l की जगह हम 1 रखेंगे क्योंकि ये 1 है,
प्लस 1 दैट इज 2 + 1, तो कितनी ऑर्बिटल्स रहेंगी? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स मिल गई अपन को। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स आर नॉट स्फेरिकल फॉर दिस अनलाइक एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम था वो स्फेरिकल था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, ये 2 सेक्शन कंसिस्ट करता है। इसको कहते हैं लोब्स। क्या? लोब्स, जो कि प्लेन के अलग अलग साइड होते हैं, जो कि प्लेन के अलग अलग साइड होते हैं। जैसे एक साइड ये, एक साइड ये, तो ये 2 सेक्शन हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, और इसी को हम लोब्स कहते हैं। जो PDF है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इज 0 ऑन द प्लेन वेयर 2 लोब्स टच ईच अदर। द PDF इज 0 ऑन द प्लेन, प्लेन पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, मतलब फंक्शन की जो रहेगी वो 0 रहती है। where 2 lobes touch each other. The size, shape and energy of the s orbitals are identical, एक जैसी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट दिखती हैं। जो लोब्स एक्स वाई जेड के अलोंग लाई करते हैं उसकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं? 2px, 2py और 2pz होती हैं। अगर हमको यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना है, जैसे ml हो गया, वो रहेगा -1 0 और +1, एंड एक्स वाई जेड डिरेक्शंस, एक्स वाई जेड की डिरेक्शन रहेगा, डिरेक्शन। 3p ऑर्बिटल्स हुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो क्या डायरेक्शंस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे कि एस और पी ऑर्बिटल जब इंक्रीज करेंगे साइज में या फिर एनर्जी में, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहेगा वो भी इंक्रीज करेगा, और उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4p सबसे ज़्यादा, फिर 3p, फिर यहाँ पर सबसे छोटा 2p। इसका ऑर्डर जो रहेगा ये रहेगा। द नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय, यहाँ पर जो नोड रहेंगे वो n-2 रहेंगे। मान लो n की वैल्यू जो रहेगी, मैक्सिमम n की वैल्यू रहनी चाहिए हमारी 3, तभी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल पाएगी। जैसे कि अगर हम फॉर 3p के लिए रेडियल नोड हमको जानना है कितना है, तो n-2 करेंगे, तो n क्या है? ये 3, तो 3 - 2 होगा, दैट इज़ 1। इसी तरीके से फॉर p के लिए जो n-2 रहेगा दैट इज़ 4 - 2, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। इतना समझ में आया? यहाँ पर हो गई बात L1 L2 यहाँ पर L0 और L1 की बात हुई। अब हमको फॉर L = 2 के लिए जानना है। जब L की वैल्यू 2 होगी तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? उसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। L की जगह 2 लिखो, 2 2 + 1, 2 2 4 + 1, दैट इज़ 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल किस में रहती हैं? D में, तो 5d ऑर्बिटल्स हम इसको बोलेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज़ टू बी 3। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू होना चाहिए वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, 3। और जो ml की वैल्यू रहेगी वो क्या है? ये हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था कि -2 -1 0 +1 और +2 किसके लिए? फॉर
L इज इक्वल टू 2, जिसमें हमको मिलती हैं 5d ऑर्बिटल्स। तो अगर हमको इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम अगर हमको इसका बनाना है तो कैसे बनेगा? यहाँ पर ये डबल शेप रहता है ऐसा, फिर कुछ ऐसा, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। फिर जो दूसरा बनेगा डायग्राम वो कुछ इस तरीके से बनेगा, x एक्सिस ऐसे रहेगा, जो y एक्सिस ये लोब के बीच में जाएगा और z एक्सिस यहाँ पर। ये dxy डायग्राम है, ये dxz वाला डायग्राम है, और dyz वाला डायग्राम ये रहा। ये x लूप के बीच में से निकलेगा, z एक्सिस यहाँ से, और जो y एक्सिस ये रहेगी यहाँ से। अब जो फोर्थ वाला ऑर्बिटल रहेगा उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, z एक्सिस, y एक्सिस, और y एक्सिस मतलब जो y एक्सिस रहेगी वो लोब के बीच में से जाएगी, और यहाँ भी x एक्सिस लोब के बीच में। तो इसका ये हो जाएगा dx² माइनस y²। ये जो चारों डायग्राम हैं ये आइडेंटिकल है एक दूसरे से, या फिर सिमिलर है, सिमिलर। और जो फिफ्थ डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक लोब ऐसा, बीच में सेंटर में ऐसा, y एक्सिस यहाँ से कट करेगी, x एक्सिस यहाँ से, z एक्सिस यहाँ से। तो ये बनेगा हमारा सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल, दैट इज़ dz² ऑर्बिटल। ये है डिफरेंट, सबसे डिफरेंट यही है, क्योंकि यहाँ पर हमको डबल शेप दिख रहा है ये चारों में, लेकिन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है उतना अच्छा। तो यही सारे जो ऑर्बिटल्स हैं, भले ही थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट एनर्जी है। जो सब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्विवेलेंट है। 5 ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जीज। d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो 4d या 5d तक पहुंच पाएगा। n की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। जब PDF जो रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 होगा, PDF 0 होगा, तो जो NP और ND की वैल्यू रहेगी वो भी 0 हो जाएगी। ये इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।